हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 8 ओएसएच रूल का। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स। जो भी हमारा रजिस्टर होता है या रिकॉर्ड्स होते हैं या जो भी एनुअल रिटर्न्स होते हैं उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में। और इसमें आपको 2-3 रूल पढ़ने हैं, तो देखिए क्या करके देखते हैं क्या क्या रूल है। सबसे पहले आता है आपका रूल नंबर 72। ठीक है, 72 रूल नंबर किसके बारे में है? मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपका मेंटेनेंस मतलब कि आपका जो भी रिपोर्ट होगा उसको हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे, या फिर जो भी आपका एनुअल रिटर्न होगा उसका प्रोडक्शन का रिपोर्ट। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोडक्शन जो भी है उसका रिकॉर्ड हो गया या रजिस्टर हो गया या रिकॉर्ड हो गया, वो सब के बारे में हमें इसे पढ़ना है बारी बारी से। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या चीज़ है, देखिए, मैंडेटरी रजिस्टर टू बी मेंटेन। मैंडेटरी रजिस्टर का मतलब हो गया कि अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले रजिस्टर। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय होगा उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो मेंटेन करे रजिस्टर को। ठीक है, तो रजिस्टर को मेंटेन करना हर एक एम्प्लॉय का जिम्मेदारी होगा। और सबसे पहले देखिए जो है वो है एम्प्लॉय रजिस्टर, जो किस फॉर्म में आता है? फॉर्म नंबर 13 में। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि फॉर्म नंबर 13 में क्या है, तो आप कोई आएगा तो आप उसमें बोल दीजिएगा कि एम्प्लॉय रजिस्टर। जो भी एम्प्लॉय का डिटेल्स रहता है वो आपका उस रजिस्टर में मेंटेन रहता है। आगे है आपका फॉर्म नंबर 14। ठीक है, फॉर्म नंबर 14 में क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर का मास्टर रोल। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर का मास्टर रोल का मतलब हो गया कि जो भी आपका एम्प्लॉय होगा, ठीक है, उसका अटेंडेंस कि वो कितने दिन माइंस में प्रेजेंट रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो उसका जो भी है रिकॉर्ड वो सारा किस में रहता है? फॉर्म 14 में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्म 14 क्या चीज़ के बारे में है। अब आते हैं हम लोग फॉर्म नंबर 15 में। उसमें क्या है? रजिस्टर फॉर वेजेस, ओवर टाइम एंड डिडक्शन। ये सारा चीज़ का जो भी जानकारी है वो आपका फॉर्म नंबर 15 में रहता है। वेजेस का मतलब हो गया आपका कितना सैलरी है, ओवर टाइम आप कितने देर काम किए एक्स्ट्रा, और डिडक्शन का मतलब अगर आपका कुछ कटौती हुआ है सैलरी में तो उसके बारे में, ये सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपका फॉर्म 15 में रहता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका फॉर्मेट एंड लैंग्वेज के बारे में। फॉर्मेट और लैंग्वेज क्या होता है कि जो भी रजिस्टर होता है, ठीक है, उसको लिखने के लिए आपको कोई एक फॉर्मेट चाहिए होता है कि आप उसको आइदर हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, या कोई लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में लिखते हैं और किस लैंग्वेज में लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर कैन बी मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज ऑल एंट्रीज मस्ट बी डिस्प्ले इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए गाइस, जो भी हमारा रजिस्टर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं या फिर हम लोग मतलब उसका हार्ड कॉपी को भी मेंटेन करते हैं। और जो भी एंट्रीज होती है रजिस्टर में वो हमारा आइदर इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या फिर वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में किया जाता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा रजिस्टर होता है उसको हम लोग किस किस लैंग्वेज में मेंटेन करते हैं। ठीक है, या किस किस लैंग्वेज में उसको हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन में दे सकता है हिंदी इंग्लिश, या हिंदी या इंग्लिश, या फिर हिंदी इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज ऑफ द रीजन। तो ये इस तरह से भी एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। आप जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं उसको कुछ समय तक प्रिजर्व करते हैं, तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है कि कोई भी रिकॉर्ड को आप कितने टाइम तक प्रिजर्व करते हैं, मतलब कि उसको बचा के रखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका ओरिजिनल रजिस्टर होता है, ठीक है, ओरिजिनल रजिस्टर को आप लोग प्रिजर्व करते हैं एट अ पीरियड ऑफ 5 कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया आपका 1 जनवरी से लेके, ठीक है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर। तो इसमें दिया हुआ है कि 5 कैलेंडर ईयर मतलब कि 5 साल तक। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जैसे एक रजिस्टर है उसका लास्ट एंट्री है आपका 2 जनवरी को। ठीक है, तो उसको अगले साल तक मतलब 5 साल के बाद, 2 जनवरी है तो 5 साल के बाद आपको 1 जनवरी तक उसको आप लोग रिजर्व कीजिएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 5 कैलेंडर ईयर तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी कर ले तो कोई अगर 2026 में, ठीक है, जून में आपका एक रजिस्टर को लास्ट एंट्री हुआ है, ठीक है, उसका दूसरे रजिस्टर में एंट्री नहीं हुआ था, आप लोग 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? 2031 तक। 2031 के जून तक आप लोग उस रजिस्टर को अच्छे से संभाल के रखिएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो 5 साल का पीरियड होता है ना तब तक के लिए प्रिजर्व किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो भी हमारा कैलेंडर ईयर होगा, मतलब
कितने कैलेंडर ईयर तक हम लोग अपने रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं या बचा के रखते हैं। तो याद रखना है आपको 5 ईयर तक फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन, employer must produce record and register on demand before the inspector cum facilitator or any other or any person authorized by the central government। एम्प्लॉयर का ये जिम्मेदारी होगा कि वो रिकॉर्ड या रजिस्टर को, ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर उसे मांगे तो उसको वो आपको प्रोड्यूस करना है, मतलब उसको दिखाना है, ठीक है। तो आपको इसीलिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड या रजिस्टर होता है वो टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटेड जो होते हैं वो कभी भी मांग सकते हैं या कभी भी इंस्पेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई पर्सन आके चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड क्या है। तो उसी लिए ये नेसेसरी होता है कि एम्प्लॉयर को हमेशा प्रोड्यूस करे, मतलब हमेशा वो रिकॉर्ड को मेंटेन करे और हमेशा उसको दिखाए जब भी कोई आए चेकिंग के लिए। तो इसमें यही दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे है इशुएंस ऑफ वेज स्लिप, ठीक है। वेज स्लिप का हो गया कि वेतन पर्ची, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है कि माइंस में जो भी काम करते हैं तो उनको एक इलेक्ट्रॉनिकली वेज स्लिप मिलता है, ठीक है। तो वेज स्लिप का मतलब कि वही वेतन पर्ची, जिसमें आपका लिखा रहता है कि आपका कितना दिन काम किए, कितना पैसा मिला, कितना उसमें टीए दिया है, जो भी आपका मतलब सैलरी स्लिप में मेंटेन रहता है वो सब है। तो वही इसमें लिख रहा है कि एम्प्लॉयर को इशू करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली वेज स्लिप, किस फॉर्म में, फॉर्म नंबर 16 में, ठीक है। फॉर्म नंबर 16 में आपको एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी होगा कि वो वेज स्लिप ये करे, इशू करे, और टू एम्प्लॉई और डे और बिफोर द डे ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब कि जब भी उसका पेमेंट आने वाला हो उससे पहले उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसको अपना मतलब वेतन पर्ची दिखाए कि हाँ आपका वेतन पर्ची है, इतना आपके आने वाला है। वो काम किसका होता है, एम्प्लॉयर का होता है। तो इसमें वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इस इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉनिकली वेज स्लिप जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, तो फॉर्म नंबर 16, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका डिम कम्प्लियंसेस। डिम कम्प्लियंसेस का मतलब होता है कि जो भी रजिस्टर या वेज स्लिप होता है, ठीक है, उसको मेंटेन किया जाता है कोड ऑफ वेजेस 2019 के तहत, और ये रूल को मतलब कंप्लाई किया जाता है इस रूल से, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है इसमें, बस वही बोल रहा है कि रजिस्टर और वेज स्लिप जो होगा वो आपका मेंटेन होगा आपका कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत, बस इसी में है और इसी को फॉलो करेगा। आगे आता है लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे माइंस में क्या होता है कि आपने रिकॉर्ड तो मेंटेन कर लिया, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड को रखने के लिए पैसा तो नहीं है ना कि कहीं भी रिकॉर्ड को फेंक दीजिएगा। तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि रिकॉर्ड को हमेशा टाइम टू टाइम अप टू डेट करना है, ठीक है, और उसको कहाँ एक अच्छे से कन्वीनियंट बिल्डिंग में रखना है, मतलब कि स्थित कार्यालय में। ऐसा ना हो कि आप कहीं भी आप रिकॉर्ड मेंटेन किए, रजिस्टर मेंटेन किया, उसको कहीं भी एक रिकॉर्ड इस रूम में फेंक दिए तो एक रिकॉर्ड को उस रूम में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो सारे रिकॉर्ड को आपको प्रॉपरली मेंटेन करके एक कन्वीनियंट बिल्डिंग में रखना है, और वो जो बिल्डिंग होगी उसकी दूरी 3 किलोमीटर की रेडियस के अंदर होनी चाहिए वर्क प्लेस से, जहाँ पे आपका माइंस है, ठीक है। ये मानिए आपका माइंस है, ठीक है, माइंस में काम चल रहा है, तो माइंस से आपकी 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर, ये 3 किलोमीटर का रेडियस है ना, तो इस रेडियस के 3 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में किसी भी बिल्डिंग में उसको रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जो भी आपका लोकेशन होगा रिकॉर्ड को रखने का, वो आइदर कोई कन्वीनियंट बिल्डिंग होगा जो कि आपका 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर होगा, उससे बाहर नहीं रख सकते हैं। और कहाँ से, वर्क प्लेस है, जहाँ से आपका काम चल रहा है, ठीक है। और वो जो भी रिकॉर्ड होगा या फिर रजिस्टर होगा उसको हमेशा अप टू डेट किया जाएगा ऑफिस में। अब आता है पॉइंट नंबर 8 आपका। पॉइंट नंबर 8 किसके बारे में है, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न सबमिशन के बारे में, ठीक है। एनुअल रिटर्न का मतलब हो गया कि प्रत्येक साल जो भी आपका वार्षिक रिटर्न होता है उसके बारे में है। वो किस में पहला तो देखिए वो फॉर्म आपका किस फॉर्म में है, एनुअल रिटर्न आपका फॉर्म नंबर 17 एंड फॉर्म नंबर 18 में दिया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉयर होगा माइंस में, ठीक है, वो मस्ट अपलोड, मतलब वो अपलोड करेगा एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 17 एंड 18 में, ठीक है। और किस में करेगा, तो डिज़ाइन पोर्टल होगा। आपको पता है कि जो भी फॉर्म होगा उसके लिए एक डिज़ाइन पोर्टल किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसी में आपको आपका एनुअल रिटर्न को सबमिट करना है, और कब करना है, बिफोर द 28 एंड 29 ऑफ द फरवरी फ्रॉम फॉलोइंग द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, 28 या फिर 29 फरवरी से पहले, ठीक है। जो भी आपका कैलेंडर ईयर होगा उसमें आपका दिया हुआ है
कि 28 या 29 फरवरी से पहले फॉर्म नंबर 17 या फॉर्म नंबर 18 में डेजिग्नेटेड पोर्टल में आपको आपका एनुअल रिटर्न सबमिट करना है कि साल भर में आपका कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना इसमें प्रॉफिट बना, लॉस बना। तो वो सारे के बारे में जो भी आपका एनुअल रिटर्न होगा वो सारा आपको इसमें मेंटेन करना है। आगे देखिए क्या है, डिस्पोजल और सेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। डिस्पोजल और सेल का मतलब हो गया कि प्रतिष्ठान की बिक्री या बंद होना, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ एन एम्प्लॉइज सेल अबंडेंट और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और रिटर्न फॉर द फ्रैक्शन ईयर मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन विद इन 1 month ऑफ सेल अबंडेंट 4 month ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है। इसमें गाइस सिंपल से इतना दिया हुआ है कि जो भी आपका माइंस अगर कभी ऐसा हुआ कि माइंस आपका बंद हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई किसी को सेल हो रहा है, या फिर आप माइनिंग ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए रोक रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस केस में क्या होगा कि एक रिटर्न फॉर फ्रैक्शन, मतलब कि एक रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा 1 month ऑफ सेल एंड अमेंडमेंट, जब आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, मतलब खाली छोड़ रहे हैं, तो उस केस में आप 1 महीना पहले कीजिएगा। और अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं माइनिंग, ठीक है, कि माइनिंग वहाँ पे आप डिसकंटिन्यू मतलब कि लगातार नहीं होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूएंस के केस में आपको 4 मंथ तक, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि डिसकंटिन्यूएंस के केस में माइंस को कितने मंथ पहले उसमें आप रिटर्न फॉर फ्रैक्शन जमा करिएगा, ऑनलाइन अपलोड करिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डिसकंटिन्यूएंस के केस में 4 महीने, और आपका सेल और इसके केस में अमेंडमेंट के केस में 1 महीने तक, ठीक है। देखिए अगर आपको हिंदी में मतलब इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हिंदी में भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है, उसीलिए दोनों पीडीएफ हम लोग को साथ में है। आगे देखिए 10 नंबर रूल क्या बोलता है आपका, सोशल सिक्योरिटी सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब देखिए क्या है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट कवर होता है अंडर ईपीएफ एंड ईएसआईसी के लिए, ठीक है, चैप्टर ऑफ द कोड एंड सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी 2020 मस्ट बी सबमिटेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ डिक्लेरेशन इन पार्ट 4 ऑफ फॉर्म नंबर 17। हिंदी में देखिए क्या है समझते हैं, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत आने वाले प्रतिष्ठान के फॉर्म नंबर 70 के भाग 4 में इलेक्ट्रॉनिकली स्वयं घोषणा जमा करनी होगी। आपका जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, वो उसके बारे में दिया हुआ है कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली उसको सबमिट करना होगा फॉर्म नंबर 17 के पार्ट 4 में, ठीक है। तो बस इसमें यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि फॉर्म नंबर 17 के पार्ट 4 में क्या है, तो इसमें सबमिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो आई थिंक 72 नंबर रूल आप लोग सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है 72 नंबर रूल के बारे में। और अब एक बार हम लोग उस पीडीएफ से भी देख लेते हैं कि कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। देखिए आपका ये तो हो गया चैप्टर नंबर 8, ठीक है, एनुअल रिटर्न्स में। देखिए इसमें आपका वही है कि फॉर्म नंबर आपको मैंने बताया था कि फॉर्म नंबर आपका 13 में जो है वो दिया हुआ है एम्प्लॉय रजिस्टर के बारे में, 14 में दिया हुआ है अटेंडेंस कम रजिस्टर रोल के बारे में, 15 में दिया हुआ है रजिस्टर फॉर वेजेस के बारे में। और जो भी आपका रजिस्टर होगा वो मेंटेन होगा हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज में। एवरी एम्प्लॉयर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कि दिखाना पड़ेगा रिकॉर्ड या रजिस्टर कब, जबकि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर उसको मांग ले या फिर कोई भी पर्सन जो ऑथराइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर उसे मांगे तो। ऑल रजिस्टर और अदर रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाएगा 5 कैलेंडर ईयर के लिए, ये भी बता दिया हूँ। और एवरी एम्प्लॉयर सेल इशू वेज स्लिप, जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको इशू करना होगा वेज स्लिप, मतलब सैलरी स्लिप जिसको बोलते हैं हम लोग, वेतन, उसको किस में इलेक्ट्रॉनिकली वो उसको शो करेगा फॉर्म नंबर 16 में, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। इसमें भी देखिए वही दिया हुआ है कि द एम्प्लॉयर है कोड ऑफ 28-29 ऑफ द फरवरी कैलेंडर ईयर, और ये किस फॉर्म में रहेगा, फॉर्म नंबर आपका 17 और 18 में, ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्टल के लिए, जो पोर्टल इसके लिए बनाया जाएगा, इसमें आपका प्रोटेक्शन ऑफ अकाउंट बुक रजिस्टर सब इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रहेगा। तो देखिएगा इस वही सब चीज़ के बारे में इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना अगला रूल में, जो कि है हमारा रूल नंबर 73, डिस्प्ले ऑफ नोटिस बोर्ड, ठीक है, सॉरी डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड। इसमें क्या है आपका देखते हैं, डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड, इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले प्रोमिनेंट नोटिस बोर्ड, ठीक है। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा गाइस माइंस में, ठीक है, वो क्या करेगा आपको डिस्प्ले करेगा नोटिस बोर्ड में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को,
देखिए इसमें क्या-क्या लिखा है पूरा पढ़ते हैं एक बार। एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले परमानेंट नोटिस फिजिकली बाय डिजिटल स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड एट कंस्पिशियस प्लेस विथिन द वर्क प्लेस शोइंग। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा माइंस में, वो क्या करेगा आपका कि हर एक जगह पे मतलब प्रोमिनेंट नोटिस बोर्ड का मतलब हो गया कि जहाँ भी ज़रूरी हो या फिर प्रमुख स्थान, देखिए प्रमुख स्थान में लिखा है ना, प्रोमिनेंट का मतलब वही होता है। प्रमुख प्रोमिनेंट मतलब तो प्रमुख स्थान में आपका कंस्पिशियस प्लेस पे आपका नोटिस बोर्ड लगाएगा। और वो जो भी नोटिस बोर्ड होगा वो आइदर डिजिटली के लिए होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिकल बोर्ड होगा। डिजिटल स्क्रीन का मतलब कि जो प्रोजेक्टर या टीवी वाला स्क्रीन होता है, माइंस में देखा होगा कि काफ़ी जगह आपका डिजिटल स्क्रीन रहता है, ठीक है। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिकली बोर्ड भी वहाँ पे रहता है बाहर में, जिसमें आपका सारा ट्रेन का डिटेल्स होता है। तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि आपका जो भी नोटिस बोर्ड होगा माइंस में, वो सारा आपको प्रोमिनेंट प्लेस पे लगाना है, मतलब जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे, और वर्क प्लेस पे जहाँ से वर्क प्लेस को दिखाया जाए। और उस नोटिस बोर्ड में आपका क्या-क्या चीज़ होगा उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। आपका जो भी माइंस है, ठीक है, उसका नाम या और एड्रेस, ठीक है। तो उसके बारे में है पहला पॉइंट कि आपका माइंस का नाम और एड्रेस उसमें दर्शाया जाएगा। उसमें दूसरा पॉइंट है आवर ऑफ वर्क एंड वेज पीरियड, कितने घंटों तक काम होता है माइंस में और क्या उसका वेज पीरियड है, मतलब कितना उसका सैलरीज के बारे में जो भी है वेज के बारे में उसके बारे में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेज एंड अनपेड वेजेस, ठीक है, मजदूरी भुगतान की तारीख और बकाया मजदूरी के भुगतान की तिथि। तो जो भी आपका माइंस में पेमेंट का डेट होगा उसके बारे में, और या फिर जो भी अनपेड वेजेस होगा मतलब पहले का जो भी पेड नहीं होगा वो सब आपको इसमें दिखाना होगा। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, माइंस में इतना सारा चीज़ फॉलो तो नहीं होता, लेकिन नया रूल आया है तो इसके तहत ये सब करना होगा, ठीक है। तो देखिए कब तक होता है ये सब। आगे है आपका डिटेल ऑफ एक्सीडेंट, माइंस में जो भी एक्सीडेंट होगा मतलब हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर कुछ भी डेंजरस है जो लास्ट 5 साल में माइंस में हुआ है, तो उसका सारा डिटेल्स आपको नोटिस बोर्ड में दिखाना होगा। कि जो भी आपका डिटेल्स है एक्सीडेंट का कि यहाँ पे रूफॉल हुआ था, यहाँ पे ये डेंजरस है, यहाँ ये इनडेशन का चांस है, यहाँ पे ये गैस मिला, ठीक है। तो वो सारा चीज़ का जो भी डिटेल्स होगा वो आपको नोटिस बोर्ड में दिखाना है। और वो कब तक का होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर्स तक के लिए, मतलब पिछले 5 सालों तक का उसमें दिखाना है। उसके बाद और उसमें साथ ही साथ आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ जुरिडिक्शन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भी दिखाना है। कि जो भी आपका इंस्पेक्टर होगा वहाँ का, ठीक है, या फैसिलिटेटर जो भी होगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, वैसे जैसे हम लोग CISI पढ़ते थे ना, चीफ इंस्पेक्टर, हाँ वो वैसे ही इसमें आपका है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, उसी को बोल रहा है। CIRI हम लोग पढ़ते, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर होता था। तो वैसे ही इसमें भी आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो भी नाम होगा, जो भी एड्रेस होगा, उसके बारे में आपको इसमें उसको दिखाना है। और जो भी डिस्प्ले होगा वो किस फॉर्म में होगा, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी डिस्प्ले बोर्ड है, मानिए आपका डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका कोई अलग ही लैंग्वेज चल रहा है, जो माइंस में जो काम कर रहे हैं माइंस उसको समझ में ही ना आए, तो वैसा भी नहीं करना है। क्योंकि सब कोई तो पढ़े लिखे होते नहीं है माइंस में, आपको पता होगा कि बहुत कोई उसमें आपके अनपढ़ भी होते हैं, तो उनको क्या वहाँ का लोकल लैंग्वेज में भी समझ में आता होगा। तो उसलिए लोकल लैंग्वेज भी नेसेसरी है कि उसमें दर्शाया जाए। आगे आता है आपका रूल नंबर 74। रूल नंबर 74 क्या है, एनुअल रिटर्न्स के बारे में। एनुअल रिटर्न्स का मतलब हो गया कि साल में जितने भी आपका प्रोडक्शन हुआ, जो भी हुआ, या फिर जो भी चीज़ है, सारे चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। जैसे क्या लिखा है पढ़िए, एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर 70 टू द jurisdictional inspector cum facilitator. This must reach on or before the day of last day of February. Following the end of each calendar year, the return of cover category employee health, welfare facility, retrenchment, layoff, bonuses and maternity benefits। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा माइंस में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा आपका एनुअल रिटर्न फॉर्म है नंबर 17 में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये किसके पास जाएगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास रहेगा, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट आप सबमिट करिएगा, ठीक है, तो वो कब करना है, ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ फरवरी, ठीक है, 28 या फिर 29 फरवरी। अगर आपका लीप ईयर है तो 29 नहीं तो 28 फरवरी से पहले आपको ये सारा चीज़ मेंटेन करके सबमिट करना है रिपोर्ट को, ठीक है। और उस रिपोर्ट में जो भी होगा रिटर्न में, उसमें क्या क्या चीज़ कैटेगरी कवर होना चाहिए, एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय किस कैटेगरी का है, उसका हेल्थ और वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में कि उसका हेल्थ कैसा है, वेलफेयर मतलब
क्या-क्या स्कीम का फ़ायदा उसको मिल रहा है, रिट्रेंचमेंट के बारे में, बोनसेस के बारे में, ले-ऑफ्स के बारे में, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, अगर कोई लेडीज़ है तो उसका मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ के बारे में इसमें मेंटेन होगा, ठीक है, रूल नंबर 74 में। एक बार पीडीएफ में भी देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो देखिए, उसमें भी 74 में लिखा हुआ है कि एवरी एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट शेल सेंड ऑन एनुअल रिटर्न रिटर्निंग टू द इन फॉर्म नंबर 17। मैंने आपको बताया कि जो भी आपका एनुअल रिटर्न होगा वो फॉर्म नंबर 17 में सबमिट होगा, और उसमें कैटेगरी क्या क्या होगा, हेल्थ एंड वेलफेयर फैसिलिटी होगा आपका, ले ऑफ्स होगा, बोनस होगा, मैटरनिटी बेनिफिट होगा, और एक किसका होगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जुरिडिक्शन होगा टू रीच बिफोर एंड ऑफ लास्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी खत्म होने से पहले ये सारा चीज़ के बारे में वो देख ले, ठीक है। नोटिस बोर्ड में भी मैंने बता दिया था कि किस किस चीज़ के बारे में होगा, सिर्फ वही है, ठीक है। देखिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया आपका, वेज के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में सारा, तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस आगे हम लोग आते हैं रूल नंबर 75 में। आई थिंक इसमें ज़्यादा नहीं है, 75 और 76 लास्ट दो है, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा। तो 75 में हम लोग देखते हैं क्या है। 75 में है कि रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस अक्यूरेंस, माइंस में अगर कभी भी एक्सीडेंट होता है तो उसका जो भी रजिस्टर होता है, ठीक है, उसके बारे में, या कोई भी डेंजरस घटना, मतलब कोई भी हानिकारक घटना होती है तो उसके बारे में रजिस्टर जो मेंटेन होता है उसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है उसमें देखिए। लिखा हुआ है कि द रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस अक्यूरेंस एज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 33A(5) ऑफ द कोड मस्ट बी सिस्टमेटिकली मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर इन फॉर्म नंबर 19, ठीक है। आपका जो भी एक्सीडेंट होगा, ठीक है, या डेंजरस अक्यूरेंस होगा, उसके बारे में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है किसमें, फॉर्म नंबर 19 में, ठीक है। रजिस्टर आपका जो भी होगा वो फॉर्म नंबर 19 मेंटेन होगा, और ये एम्प्लॉयर करेगा, और ये मैंडेटेड आता है सेक्शन 33, मतलब ये मैंडेटरी है कि सेक्शन 33A(5) को कोड में है आपका लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो भी आपका रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट या डेंजरस अक्यूरेंस है वो किस फॉर्म में आपका मेंटेन किया जाता है, तो आपको याद रखना है फॉर्म नंबर 19। इसमें गाइस काफ़ी सारा फॉर्म है, और अगर आपने फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप फॉर्म वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म वाला वीडियो मैंने सारा फॉर्म एक ही वीडियो में कवर अप करवाया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आज का अपना लास्ट रूल में, जो कि है रूल नंबर 76। इसमें है आपका रजिस्टर ऑफ लीव एंड वेजेस। रजिस्टर ऑफ लीव एंड वेजेस का मतलब क्या होता है गाइस, देखिए, आपको पता है कि जो भी छुट्टी होता है तो उसके बारे में हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि हाँ आज ये एम्प्लॉय आया है कि नहीं आया, तो छुट्टी में है तो उसके बारे में रजिस्टर मेंटेन होता है, या फिर क्या सैलरी स्लिप है, अगर वो महीने में 10 दिन आ रहा है काम करने, ठीक है, 20 दिन छुट्टी ले रहा है, तो उसका सैलरी भी तो उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा ना, अगर डेली वेजेस वर्कर है तो उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉयर होगा उसका जिम्मेदारी होगा कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करे छुट्टी का या फिर वेजेस का, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली या फिर अदरवाइज इन फॉर्म नंबर 20 फॉर एवरी एम्प्लॉय। तो फॉर्म 20 में दिया हुआ है कि जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसका ये जिम्मेदारी होगा कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करे लीव का और वेजेस का, हर एक एम्प्लॉय का, जितना माइंस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो हर एक एम्प्लॉय का। आगे लिखा हुआ है द लीव रिकॉर्ड मस्ट बी शेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज वन इन अ कैलेंडर ईयर ऑन डिमांड। जो भी आपका लीव रिकॉर्ड होगा वो आपको साल में एक बार दिखाना होगा एम्प्लॉय को, जब भी वो डिमांड करे, ठीक है। तो ये भी एक रूल है आपका। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस आपका फॉर्म नंबर 20 है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर्म नंबर 20 में किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि रिकॉर्ड ऑफ लीव विथ वेजेस जो भी है वो आपके किस फॉर्म में आता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जो भी लीव रिकॉर्ड होगा वो आपको एम्प्लॉयज़ को एक बार दिखाना है कैलेंडर ईयर में, ठीक है, जब भी वो डिमांड करे। तो 76 रूल में ये दिया हुआ है। आगे देखिए प्रिजर्वेशन क्या है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। जो भी रजिस्टर होगा उसको प्रिजर्व किया जाएगा मिनिमम 5 साल के लिए आफ्टर द पीरियड ऑफ लास्ट एंट्री एंड मस्ट नॉट बी डिस्ट्रॉय अनलेस प्रॉपरली ट्रांसफर टू अ न्यू रजिस्टर्ड, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है गाइज कि जो भी आपका रजिस्टर होगा ना माइंस में, जैसे आप रजिस्टर मेंटेन किए तो उसको कम से कम 5 साल के लिए आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रजिस्टर को 5 साल तक आपको पहले प्रिजर्व करना है, मतलब उसको बचा के रखना है। लेकिन कभी इन केस अगर वो रजिस्टर आपका ख़राब हो रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, मतलब कि
फट रहा है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा कि वो रजिस्टर को जो भी उसका डाटा होगा, ठीक है, वो एक नए रजिस्टर में आप उसको मेंटेन कीजिएगा प्रॉपरली। उसके बाद ही आप पुराने रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक रूल है आपका इसमें, ठीक है, रूल नंबर 76 का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा वीडियो, और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और इसका हम आपको लिंक पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल हम लोग चैप्टर नंबर 9 इसका देखने वाले हैं। और हम साथ ही साथ गाइस आपका एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि अब हम लोग साथ ही साथ ओएसएच कोड भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओएसएच कोड आपका 2020, ठीक है। तो ये भी हम लोग का नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सही में वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।